Okay, so we're starting with topic 1.5, anti-conversion laws. So, तो अभी टॉपिक न्यूज में क्यों था? बिकॉज ये कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड अ लॉ कॉल्ड कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, या कॉमनली इसको बोल सकते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ है। तो अभी कई और स्टेट ने, यूपी एंड हरियाणा, तो उसके बाद कर्नाटका का अब नंबर है। ठीक है। आगे जाने से पहले पहले कॉलोनियल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मतलब हिस्ट्री की बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये इस टाइप के लॉज पहले भी आ रहे थे। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे, हिंदी प्रिंसली स्टेट थे लाइक रायगढ़, उदयपुर, पटना वगैरह ने इस टाइप के लॉज पास कर रखे थे विच प्रोहिबिटेड कन्वर्जन। ठीक है। एंड पर्टिकुलरली उसमें भी फोर्सफुल कन्वर्जन था, उस पर बात हो रही थी। ठीक है। अ, तो अब बात करते हैं रैशनल क्या था इसके पीछे। तो इट्स नॉट अ ब्लैंकेट बैन ऑन प्रोहिबिशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कन्वर्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो फोर्सफुल प्रोविजन है, जहां पे फोर्सफुली किसी का कन्वर्ट करा जा रहा है या कोई एंटाइसमेंट या एल्योरमेंट करके किसी का धर्म चेंज किया जा रहा है, तो वो चीज गलत है और उसको प्रोहिबिट करता है। यानी अगर कोई इंडिविजुअली खुद से करना चाह रहा है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। स्ट्रेंथन रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है। किसी का आप एक तरीके से आप एक प्रोटेक्शन ही दे रहे हो कि अब आपका रिलीजन आपकी सहमति के बजाय कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। सो यू आर इन टर्न गिविंग अ रिलीजियस फ्रीडम, तो वो चीज अच्छा है। ठीक है। तो स्ट्रेंथन कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम को। प्रिवेंट कर रहा है डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है। कि अगर कन्वर्जन लार्ज स्केल पे होने लगा तो हो सकता है कि कोई डेमोग्राफिक चेंज हो जाए, तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट कर रहा है या चेक कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम बोला था कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो उसको कर्ब करने की जरूरत है। ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल भी एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है इस चीज का। ठीक है। सो दीज वर थिंग्स इन फेवर ऑफ इट। ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बात करें, मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद काफी बार कोशिश की गई थी कि इस टाइप के लॉ लाए जाए, लेकिन हर बार इस टाइप के लॉ फेल हो गए। ठीक है। एंड लास्टली 2015 में एक लास्ट इसके ऊपर अथॉरिटेटिव जजमेंट था लॉ मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने ये चीज बोला था कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, दीज आर प्योरली स्टेट सब्जेक्ट, मतलब पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे कभी कोई इस पे लॉ नहीं लाने वाला। ये स्टेट का अपना मैटर है, एंड स्टेट अपने जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनके हिसाब से इस चीज को चेंज या अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये थे रैशनल बिहाइंड दिस लॉ। अब आते हैं इश्यूज के ऊपर, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि इससे फायदे से ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इन द सेंस दैट बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि प्रूव किसको करना है कि ये जो कन्वर्जन हुआ है ये लॉफुल हुआ है कि अनलॉफुल हुआ है। ठीक है। सो ये बर्डन ऑफ जो प्रूफ है, दिस लाइज ऑन द पर्सन हु हैज कॉज द कन्वर्जन। ठीक है। यानी कोई थर्ड पर्सन जिसने कोई सेकंड पर्सन जिसने किसी का रिलीजन कन्वर्ट करा है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है। जनरली लॉ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम लॉ ऐसा होता है जहां पे स्टेट प्रूव कर रहा होता है कि आपने ये क्राइम किया है। जैसे अगर किसी पे मर्डर अक्यूज होता है तो स्टेट को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है। ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर आ जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ एक इंडिविजुअल पे डाल देते हो, तो एट टाइम्स वल्नरेबल, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते तो उस चीज को नेगेट कर सके। ठीक है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाला एक मेजर इश्यू है इसमें। नेक्स्ट, लैक ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है। सो अगर इस एंटी कन्वर्जन लॉ का स्ट्रक्चर बोले, जनरली इसका थोड़ा डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होता है कि सर्टेन रिलीजन्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इट। ठीक है। उनके ऊपर ज्यादा इसका हम देखते हैं कि वो इफेक्ट पड़ता है, मतलब खासकर नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट, क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ फियर। तो एट टाइम्स देखा गया है कि इसका आर्बिट्ररी यूज किया जाता है। सो एक परसिक्यूशन का या एक अरेस्ट का एक माहौल बन जाता है। ठीक है। सो इससे जो कि विलिंग कपल्स होते हैं, ठीक है, कई यूपी के अंदर ऐसे केसेस थे कि मैरिजेस हुई थी इंटरफेथ, वो नलिफाइड कर दी या उसमें जेल टर्म्स कर दिया या इस एक्ट के अंदर उनको जेल में डाल दिया, तो वो चीज गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, वेग ऑन नेचर एंड वाइड स्कोप। तो इसमें ये जो टर्म्स है ये काफी वेग है, लाइक फोर्स, फ्रॉड, एल्योरमेंट, ये बहुत लूजली डिफाइंड है, तो इसका मिसयूज इजीली कर सकती है स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अल्टीमेटली कि आप रिलीजन कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है।
तो वहां पे ये कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करता है इन द ऑन द पर्सन दैट इज कन्वर्टिंग दैट रिलीजन। तो वो अल्टीमेटली आप पे भी इफेक्ट कर रहा है कि आप अपना रिलीजन चेंज नहीं कर पाओगे मतलब उतना स्मूथली। ठीक है, तो वो एक इश्यू है। सो ये चैलेंजेस है। अब आगे जाने से पहले लीगल प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं या लीगल केसेस देख लेते हैं जो कि हो रखे विद रिगार्ड्स टू एंटी कन्वर्जन लॉ। तो एक लैंडमार्क जजमेंट था ये रेव स्टेनिसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश ने एक ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया था बैक इन द डे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का आइडिया यही था कि ये सिक्योर करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन पब्लिक ऑर्डर। तो ये लॉ लीगली वैलिड है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसके अंदर। सो हमारे पास एक लीगल प्रेसिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लीगल माना है। तो चांसेस ज्यादा है कि आगे भी ये जो कर्नाटका का जो एक्ट गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होने को, तो ये भी शायद सेम लाइंस पे आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट वुड फेवर इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक्ट्स देख लो। ठीक है, सरला मुद्गल केस देख लो 1995 का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सिर्फ पॉलीगमी की प्रैक्टिस करने को अगर कोई इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है तो दैट कन्वर्जन वुड नॉट बी हेल्ड वैलिड। ठीक है, रिलीजन का जो कन्वर्जन है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के होना चाहिए। ऐसे पेटी गेन्स पेटी गेन्स बोल लो इस चीज को। ठीक है, कि आप दो बीवियां रखनी है इसलिए आप कन्वर्ट करो, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही बोली गई थी कि अगर कुछ ऐसा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देने की जरूरत है जहां पे फ्रॉड या वायलेंस का इस्तेमाल करके किसी का धर्म परिवर्तन किया गया था। ठीक है, सो इसमें ये रैफ स्टैनिलस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाला एक इंपॉर्टेंट केस है। एंड देन ये एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ले डाउन किया था। ठीक है, कि कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर किसी का लीगल कन्वर्जन माना जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट, देयर हैज टू बी कन्वर्जन। सेकंड, acceptance in the community to which the person has converted to. It also stated that the need to conversion cannot be altogether done away. ठीक है, सो एक तरीके का लिटमस टेस्ट दिया था कि हम कन्वर्जन को कब लीगल मानेंगे। ठीक है, तो पहला लीगल कन्वर्जन होना चाहिए, कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, एंड क्यों कन्वर्ट किया गया है उसका आइडिया क्या था वो भी उसके पीछे रहना चाहिए। ठीक है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने जी आरिफ अलियास आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त में ये बोला था कि ये जो लोग गेन्स के लिए कुछ मॉनिटरी गेन्स के लिए या कुछ पर्सनल गेन्स के लिए रिलीजन चेंज करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गेन्स रिलीजन चेंज का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें ये दो केस थोड़ा देख लेना, रेव स्टैनिलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और दूसरा एम चंद्रा वर्सेस एम तुंगामुत्तु। ठीक है, इन दो केसेस में थोड़ा सा लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था, बाकी तो फिर नॉर्मल से ही केसेस हैं, कई जगह और भी पढ़ते जैसे सरला मुद्गल यूसीसी में भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, सो दिस वाज इट। कंक्लूजन पे चलते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन एटलीस्ट 4 स्टेट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम ये प्रीवियस प्रेसिडेंट देखेंगे स्टैनिलस जजमेंट में तो हमें पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसी लाइन पे अगर जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरी डिसीजन लेता है या अपने जजमेंट को ओवरटर्न करता है तो वो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट प्रीवियस था इससे अलग डायरेक्शन लेगा। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट राइट टू प्राइवेसी को भी अकाउंट में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एंटी कन्वर्जन लॉ। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत स्टेट के पास पावर रहती है टू फ्रेम सच लॉस? 26 है ना? 25 25 हाँ, क्लॉज 2 में स्टेट के पास पावर है रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड लॉज बनाने की। 26 है पर्सनल फ्रीडम को लेके। सो इसमें एक ही है, उसी को ब्रॉड में याद कर लेना। 235 लॉ कमीशन, 235 लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी कन्वर्जन में, तो उसमें उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें से ये याद रखना कि फ्रॉम independence the debate is between article 25 and 26 कि whether जो person है वो जब convert हो रहा है whether it is upheld in the purview of state। और उसके अलावा हाँ, और ये जनरली जो केसेस रहते हैं इसमें ये भी याद रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें जो सर ने बताया।
राइट। तो जब स्टेट का रहता है तो स्टेट के ऊपर होना चाहिए, बाकी पर्सनल में तो है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अगेन न्यूज में है। तो क्यों न्यूज में है? कलकत्ता हाई कोर्ट हैज गिवन वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर a deadline to pass an order in the defection case. ठीक, सो ये हर साल न्यूज में रहता ही है, एंटी डिफेक्शन वाला। एंड काफी समय से पूछा नहीं है यूपीएससी ने, तो मे बी चांसेस है। ठीक है, सो अगर केसेस देखते हैं तो अगर हम थोड़ा क्रोनोलॉजी देखते हैं कैसे इवॉल्व हुआ, तो बिफोर 1967 मामला थोड़ा ठीक ठाक चला था। मतलब ऑल्दो डिफेक्शन हो रहे थे, बट वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं थे, क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंट थी। मतलब कांग्रेस का ही सिस्टम, या कांग्रेस राज बोलो, कि उसके अंदर इतना कोई दिक्कत ही नहीं था, कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। ठीक है, तो लोगों के पास ज्यादा जाने का स्कोप भी नहीं था, तो डिफेक्शन हो रहे थे, बट वो ठीक ठाक थे, इतने ज्यादा कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, मतलब हमारे पॉलिटी में, वो जैसे ही फ्रेगमेंट होने लगता है, नई नई पार्टीज इमर्ज करते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो डिफेक्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब 67 से 72 का पीरियड है, उसको हम इंडियन पॉलिटी में ऐसा बोलते हैं, आया राम गया राम। ठीक है, एंड अगर एक स्टैट बताऊं तो स्टैट ये था कि मोर देन हाफ ऑफ, मतलब 50% से जितने भी ज्यादा स्टेट में लेजिस्लेटर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो डिफेक्शन किया था। फिर मतलब एक बार तो, मतलब कईयों ने तो ऐसे थे कि वो बस मिनटों मिनटों में वो डिफेक्ट करे थे इधर से उधर, तो वो एक इशू बन गया था। तो 1967 में एक कमेटी बनी टू अंडरस्टैंड इट। उन्होंने उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। एंड देन अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 में 10 शेड्यूल के अंदर हमने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो ये हो गया एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। अब नाउ एंटी डिफेक्शन है क्या? तो डिफेक्शन मतलब जब कि कोई लेजिस्लेटर इज चेंजिंग द फ्लोर। ठीक है, कि फ्लोर के अंदर वो अपना जो पॉलिटिकल आउटपुट है उसको छोड़ के किसी और में जाके मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, ऑल्सो कॉमनली नोन एज हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, सो 10 शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। तो जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत इसकी क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ की ये पड़ी कि पहला अपहोल्ड करेगा विल ऑफ द पीपल। मतलब कि पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन पॉलिटी में, यानी लोग आपको चुनकर भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट के अंदर आपको, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर भेजते हैं, तो वो लोगों की विल होती है। और आप अगर डिफेक्शन करो तो यू आर बेसिकली लोगों को धोखा दे रहे हो। ठीक है, उनकी जो विल ऑफ पीपल है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, जो कि गलत है। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ पार्टी बाय मर्जर ऑफ पार्टीज। ठीक है, सो 2/3 अगर पता ही है इसमें सबको कि अगर 2/3 मेंबर्स जाकर किसी पार्टी में मिल जाता है तो वो चीज अलाउड है। ठीक है, सो वो मानता है, मतलब इस लॉ के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट है, जो कि अलाउ कर सकते हैं कि हाँ, अगर पार्टी के लीडरशिप से किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिर 2/3 करके जा सकते हैं, तो वो एक अलाइनमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बार बार इधर से उधर ट्रेडिंग होती रहती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती रहती है। सो उससे हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जिसके चलते देख शायद हो सकता है कि इलेक्शन बार बार कराने पड़े, तो उसमें एक्सपेंडिचर भी लगता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, एंड लास्टली, इंश्योर लॉयल्टी ऑफ द मेंबर्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स पॉलिसीज। ठीक है, ऑल्दो हमने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इस चीज को क्रिटिसाइज किया था, बट हाँ, आप किसी पार्टी से चुन के गए हो टिकट पे, तो उसको तो लॉयल रहना चाहिए आप। ठीक है, सो आप सिलेक्टिवली यूज करना है इस आर्ग्यूमेंट को। यू कैन ऑल्सो यूज इट इन फेवर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट एंड ऑल्सो अगेंस्ट इन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो डबल एज स्वॉर्ड है, जहां पे यूज करना चाहो अपने हिसाब से यूज कर लेना। ठीक है, अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है इसके अंदर? तो प्रोविजन आई थिंक ये सबको पता ही है, हमने लक्ष्मीकांत में कई बार पढ़ रखा है। लाइक आप जिस पार्टी से चुन के जाते हो, आप उस पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरीली क्विट कर देते हो, या फिर आप पार्टी लाइंस ने, जैसे पार्टी के अगर विप इशू कर रखा है और आप उसके अगेंस्ट जाके वोट करते हो, तो देन यू आर लाइबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो जब चुनकर जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर, तो अगर वहां पे जाने के बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो देन ही इज डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, एंड लास्टली, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ
उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो देन ही वुड ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये 4 तरीके हैं डिस्क्वालीफाई होने के, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन ये था कि अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर्स निकल कर किसी और पार्टी में मर्ज हो जा रहे हैं, जैसे आई थिंक तेलंगाना में ये चीज होता है कि कांग्रेस के लेजिस्लेटर 2/3 से ज्यादा निकलकर टीआरएस में मर्ज हो गए थे, तो दैट इज अलाउड, ठीक है। हाउएवर इसमें एक पहले प्रोविजन था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। पहले एक प्रोविजन ये था कि 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, कि वो स्प्लिट होके बोलते हैं कि हम अलग पार्टी बनेंगे, तो वो पहले अलाउड था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उस चीज को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 2/3 मेंबर अगर निकल कर किसी और पार्टी में मर्ज होते हैं तो तभी वो अलाउड होंगे कि दे विल बी नॉट लाइबल अंडर दिस एक्ट ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। एंड देन अगर स्पीकर है या चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर इन ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये अपनी पार्टी को रिजाइन कर सकते हैं, तो ये डिफेक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। आफ्टर रिमिटिंग द ऑफिस या अपना ऑफिस छोड़ने के बाद वो वापस पार्टी रिज्वाइन कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अलाउड कर रखा है। ये यूके का जो सिस्टम है उसके लाइन्स पे बनाने का कोशिश किया है, लेकिन यूके में ये चीज प्रैक्टिस में है, इंडिया में कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये चीज हुआ इसके बारे में। देन डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है? तो डिसाइडिंग अथॉरिटी इसके अंदर स्पीकर होता है। एंड स्पीकर जो है वो जब ये वाला फंक्शन फॉलो कर रहा होता है तो ही इज एक्टिंग लाइक अ क्वासी जुडिशियल या ट्राइब्यूनल का जो फंक्शन होता है उसको प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देख लेना। अब इश्यूज पे आते हैं, क्यों ओवरऑल करने की जरूरत है। तो पहला, पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक वे से फंक्शन नहीं कर रहे हो एंड दे मे बी इम्पेंजिंग अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है। सो वहां पे कोई लाइबिलिटी डालनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी, ताकि ये चीज इंश्योर हो सके कि हाँ गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट, प्रोबेबल मर्जर प्रोविजन, ठीक है। ये 2/3 वाला जो प्रोविजन है ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि गलत ही हो रहा है, मास डिफेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी जारी है, तो वही टीआरएस वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। देन पावर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो इसमें देखा गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको एक बहुत वाइड और एब्सोल्यूट पावर दी गई है, ठीक है। ऑल्दो इस चीज में ये भी बोला गया था कि इनिशियली ये चीज बोला गया था कि उनकी जो पावर है इट इज नॉट लाइबल टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन बाद में उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया था। तो कोई बता सकता है कौन से केस के अंदर लाया गया था स्पीकर की पावर अंडर जुडिशियल रिव्यू? भोटो होलोवन है क्या? करेक्ट, क्योतो लान केस है, तो ये वाला याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें एक और चीज है कि कोई टाइम लिमिट भी नहीं दिया गया कि कब स्पीकर को एक्ट करना है, ठीक है। तो वो अननेसेसरी उसको डिले करके रखता है और पॉलिटिकल फेवर चलता रहता है, ठीक है। सो ये एक इश्यू है। नेक्स्ट, अनएबल टू कर्ब इंस्टेबिलिटी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो तो हम देखते रहते हैं कि ये अनस्टेबिलिटी जो अभी भी कॉज हो रही है। जैसे राजस्थान का एक एग्जाम्पल ले लो जहां पे बीएसपी के जो मेंबर्स थे दे मास डिफेक्टेड इनटू कांग्रेस, ठीक है। सो अभी भी इंस्टेबिलिटी, मतलब वहां तो इंस्टेबिलिटी नहीं हुआ बट कई केसेस में इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो इससे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, गवर्नेंस हॉल्ट कर जाता है। नेक्स्ट, एक्सपल्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर पार्टी किसी को एक्सपेल कर देती है, किसी मेंबर को बाहर निकाल देती है, ठीक है, सो ही वुड नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो इस सेंस के अंदर ही वुड बी इंडिपेंडेंट इन द हाउस, ठीक है, और उसके पास कोई भी ऑप्शन रहेगा ज्वाइन करने का किसी और पार्टी को। सो दिस इज अ लूप होल इन द सिस्टम, ठीक है। तो इस लूप होल को इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली वैसे एक्सपल्शन तो बहुत कम केसेस में मिलता है, जनरली वो डिस्क्वालीफाई करा देते हैं वो लोग, लेकिन ये भी एक इशू है, ठीक है। सो ये कुछ एडीआर का डेटा है जिसमें लिखा है कि 12 लोकसभा एमपीज डिफेक्टेड एंड रिकंटेस्टेड, ठीक है। रिकंटेस्टेड कर लेते हैं तो बाई इलेक्शन का जो पैसा है, ठीक है, वो कौन देगा? वो ये लोग तो देते नहीं है, तो गवर्नमेंट का ही पैसा खर्च हो रहा है। तो डिफेक्शन से एक ये इशू है, ये भी आप डाल सकते हो। एंड कई बार देखने को मिला है कि ये जो डिफेक्टेड लोग हैं इनमें से सिर्फ आधे ही जो है दे हैव इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। सो वो भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं मसल पावर, वो 3M जो पढ़ते हैं ना, मसल, मीडिया एंड मनी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सब चीजों को। सो दिस वाज इट अबाउट एंटी डिफेक्शन, ठीक है। अब व्हाट कैन बी डन, तो
पहला हम कर सकते हैं कि ये डिफेक्शन की जो डेफिनेशन है इसको नैरो कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर लेजिस्लेटर है हम उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ध्यान रखें, ठीक है, और इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं ताकि जो पार्टीज है उसको आर्बिट्रली यूज ना करें, ठीक है, जस्ट फॉर नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी हम लोग प्रमोट करें, ठीक है, जहां पे डाइवर्जेंट व्यू है किसी लेजिस्लेटर का तो वो अकोमोडेट हो विद इन द पार्टी, ठीक है, थ्रू डिस्कशन। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एथिक्स कमेटी, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट एथिक्स कमेटी का सिर्फ एक ही बार ढंग का यूज हुआ था, ये था कैश फॉर क्वेरी स्कैम, ठीक है। सो बेसिकली लेजिस्लेटर को ना पैसा दिया गया था कि आप इस सर्टेन लेजिस्लेशन के फेवर में आप अपना वोट डालो, ठीक है। सो इसके लिए पैसा दिया गया था और यहाँ पे एथिक्स कमेटी ने अपना एक एक्टिव रोल प्ले किया था, ठीक है, और एथिक्स कमेटी ने जितने भी इसके अंदर जो लेजिस्लेटर थे या जो एमपीज थे, जो भी इसके अंदर नाम आया था उनको एक्सपेल कर दिया था हाउस से, ठीक है। सो हम एथिक्स कमेटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो एक्टिवली इन रोल्स में प्ले करेगी तो दे कैन डिस्करेज हॉर्स ट्रेडिंग विद इन द हाउस, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ये अच्छा एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, सेकेंड एआरसी ने ये चीज बोला था कि इसका रिकमेंडेशन अच्छा है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी को चेंज करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन, द इश्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर शुड बी on the grounds of defection should be decided by the president or the governor in consultation with ECI, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर प्रेसिडेंट डिसाइड करें, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा इस चीज में, क्योंकि स्पीकर एक पार्टी से आता है तो उसका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है, वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। सो ये सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन था जो पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट, मेकिंग डिफेक्शन एंड इंटरनल इश्यू ऑफ पार्टी, ठीक है, तो डिफेक्शन का पार्टी के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो पार्टी मेंबरशिप से उसको निकाल दे, लेकिन वो फिर मतलब पार्टी उसको अपने मेंबरशिप से निकाल देगी, लेकिन वो लेजिस्लेटर रहेगा, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर बन के रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कि इश्यू होगा तो ऑटोमेटिकली जो पार्टीज है वो कोशिश करेंगी कि वो सभी जितने भी लेजिस्लेटर है उनको उनका जो माइंडसेट है या उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको भी अकाउंट करे, ठीक है, कि अगर वो चाहते हैं कि उनका लोकल एरिया का डेवलपमेंट हो तो इस टाइप की वो बातें रख सकती हैं, ठीक है। और डिफेक्शन अगर हम इस टाइप का अलाउ नहीं करते हैं, मतलब उनको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टीज के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन बनेगा कि वो सभी लेजिस्लेटर को साथ लेके चले, ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिंग मोर क्लैरिटी, तो एक्सप्लिसिटली सेट आउट व्हाट वर्ड वॉलंटरी गिविंग अप मीन्स, ठीक है। अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बोला था कि अगर वो पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट बोलते हैं, करते हैं या कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं तो भी उसको भी हम अमाउंट कर लेंगे टू डिफेक्शन, ठीक है। तो बहुत ही आर्बिट्रेरी हो गया उस सेंस में, तो उस चीज पे थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है, ठीक है। सो कोर्ट के जजमेंट देख लेते हैं इस चीज पे। तो कोर्ट ने ये जो इंटरप्रिटेशन है फ्रेज का वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो मीनिंग है इसको बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर वो पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट बोल रहा है या पब्लिकली कोई उल्टा कोई व्यू पॉइंट रख रहा है तो दिस वुड अमाउंट टू रेजिग्नेशन, ठीक है, तो वो रेजिग्नेशन माना जाएगा। तो एक बहुत ही वाइड व्यू दे दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने किहोतोहोलान केस जो था 1992 का, उसमें ये चीज बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो पावर है इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो लैंडमार्क जजमेंट था जो अभी जस्ट पूछा ही था। नेक्स्ट, ऑल्दो टाइम लिमिट तो नहीं बोला गया है, फिक्स नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बट इन वेरियस केसेस सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला है कि उनको एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन वो रीजनेबल टाइम क्या है ये नहीं डिफाइंड है, ठीक है। सो दिस वाज सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन। बस इसमें ये याद रखना कि किहोतोहोलान एक इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। सो दैट वाज इट। एंड अगर इंटरनेशनल सिनेरियो पे बात करें तो कई बार कंपैरिजन हो सकता है कि इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूके वगैरह से कंपेयर करो, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे एक फ्री क्रॉसओवर अलाउड है, लेकिन वहां पे सोसाइटी इतनी ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि अगर ऐसा कोई एमपी करता है तो उसको सोसाइटी ही डीलेजिटिमाइज करती है या फिर उसको सप्रेस करती है इन सब टेंडेंसीज को। लेकिन इंडिया में शायद सोसाइटी इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है, इसी कारण इस टाइप के जो लोग हैं जो डिफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली वो फिर भी चुनकर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन इश्यू जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है।
लास्टली मतलब ये जो डिफेक्शन वाला जो फीचर है ना, ये जनरली आपको डेवलपिंग कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, जहां पे सोसाइटी थोड़ा अभी ट्रांजिएंट या अनडेमोक्रेटिक फेज में है, ठीक है. सो द पार्लियामेंट शुड रीचेक द एंटी डिफेक्शन लॉ इन करंट and can achieve goals for which it was enacted, ठीक है. If not, a discourse need to be start for developing a consensus on why it has not been able to achieve its goal, and moving ahead what should we take this law for, ठीक है. So this was about anti defection. किसी को इसमें और कुछ ऐड करना है क्या? एक है कि प्रेसिडेंट को लेके रिकमेंडेशन था कि ईसी के साथ करना चाहिए, वो कौन से डिफेक्शन के अंदर है, 10 शेड्यूल की आउट ऑफ द 10 शेड्यूल? वो दो मतलब जो एग्जिस्टिंग है वो है कि अपार्ट फ्रॉम डिफेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जो जैसे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ना एमपी या एमपीज का, तो अगर वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, ऐसा करके कुछ वो फ्रॉडली बन गया है, ठीक है, एमपी या, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ईसीआई, एंड वो बाइंडिंग होगा ईसीआई का रिकमेंडेशन. सो वही है कि याद रखना 10th शेड्यूल के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है वो स्पीकर पे है, तो उसके बाद जो भी बाकी सिनेरियो बन रहा है वो प्रेसिडेंट के अंदर है. सेकेंड एक और रहता है कंडीशन, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि अभी काफी सारे वोट्स क्रॉस हुए थे, तो इन केस एक पार्टी मेंबर क्रॉस वोट कर देता है तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है? नॉट ऑटोमेटिकली, मतलब अगर व्हिप इशू किया रहेगा तब वो कर सकते हैं, एंड एक टाइम लिमिट भी रहता है. अगर 15 दिन में उस चीज को पार्टी ने अगर कंडोन कर दिया, मतलब उन्होंने माफ कर दिया एक प्रोसीडिंग के थ्रू पार्टी ने, तो वो अलाउड रहेगा. करेक्ट, कंडोनिंग रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा हाँ, कंक्लूजन में ये मेन है कि जो ओनर्स, मतलब इसमें नहीं लिखा बट एक ऐसे एडिशन पॉइंट है कि ओनर्स इस डिस्क्वालिफिकेशन लॉ में इम्प्रूवमेंट का या रिपील करने का जो भी है वो सबका सब अप्लाई करता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, राइट. वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही सिस्टम को अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा. सो द ओनर्स लाइज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इरोट ऑफ सिटीजन क्या बोलते हैं ट्रस्ट हो रहा है, जो कि हमने ऊपर देखा. एंड सेकेंड थिंग कि इसमें एक और रिकमेंडेशन ले सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट इन किहोनो केस सेड कि वो तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक स्पीकर ने डिसीजन नहीं बना लिया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके. सो उस कारण से टाइम लिमिट नहीं है अभी भी स्पीकर पे. सो either आप लिख सकते हो कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट until which speaker should pass a judgment on disqualification, or else सुप्रीम कोर्ट को इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. रिजर्वेशन. तो लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लॉज रिसेंट टाइम में बने हैं, ठीक है. अभी रिसेंट जो है हरियाणा का न्यूज में चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि 75% कोटा जो है प्राइवेट जॉब्स में लोकल को देना चाह रहे हैं. तो ये जो हरियाणा का जो पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट है उसने अभी स्टे लगा दिया इस चीज पे, ठीक है. सो आर्ग्यूमेंट क्या है इसके फेवर में, पहले ये देख लेता. तो स्टेप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सो राइट टू लाइवलीहुड जो स्टेट के अंदर डोमिसाइल लोग हैं उनका एक बनता है, ठीक है. सो उनका राइट सिक्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ला रही है, ये एक रैशनल हो सकता है. डीलिंग विद श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कर्बिंग सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग कॉपरेशन, ठीक है. तो जनरली कॉपरेट्स में ये चीज चलता है कि जो लोकल्स होते हैं वो जनरली लेथार्जिक होते हैं. लेथार्जिक इन द सेंस कि उनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि वो अपने होम टाउन के आसपास ही रह रहे होते हैं, तो उनके पास करियर ऑप्शन की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा से वर्क डिसिप्लिन नहीं होता, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. सो ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये सब कॉर्पोरेट्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाता है. इसलिए कॉर्पोरेट्स थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोकल्स को हायर करने में, एंड प्रेफर करते हैं कि बाहर के लोग हायर हो, ठीक है. एड्रेस माइग्रेशन इश्यू, ठीक है, जो लार्ज इन्फ्लक्स हो रहा है माइग्रेंट्स का, ठीक है, उससे डेमोग्राफिक चेंज हो रही है स्टेट की, ठीक है. सो एक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट कर देता है, तो उसको एड्रेस करेगा. क्राइम रेट को एड्रेस करेगा, ठीक है, क्योंकि जनरली जो माइग्रेंट्स आते हैं वही स्लम्स के अंदर रहते हैं, और स्लम्स में पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जिसके हम चलते देखते हैं कि क्राइम जैसे वारदात भी बढ़ जाती है, तो वो भी अवॉइड होंगी. देन बूस्ट करेगा एसजीडी, स्टेट का जो जीडीपी है,
ठीक है, बाय रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म एंड डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर जनरली उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं अपने होम टाउन, तो माइग्रेंट शॉर्टफॉल को एड्रेस करेगा। नेक्स्ट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ उसको भी एड्रेस करेगा और लोगों को एक ऑल्टरनेटिव वो देगा, प्लेटफॉर्म देगा फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये था आर्ग्यूमेंट फेवर में। अब अगेंस्ट में देख लेते हैं। तो पहला तो कॉन्ट्रवेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लाइक आर्टिकल 14 एंड 16 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज जी जो है विच इज राइट टू प्रोफेशन, तो उसके खिलाफ जाता है। नेक्स्ट, फ्यूल करता है सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम। ठीक है, कि जो स्टेट के लोग हैं वो रीजनलाइजेशन जो है ना उस चीज को प्रमोट करता है। ठीक है, सो ये चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेफल करेगा लेबर मार्केट को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए उनको ना मिले, ठीक है, लोकल्स के अंदर, तो वो एक इशू है कि लेबर मार्केट रिड्यूस हो जाएगा। रिवाइवल कर देगा लाइसेंस राज का, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी बार बार आपको। जो कोर सोल्यूशन है वो अभी भी वैसे के वैसे रहेंगे। पहला स्क्यूड रहेगा जियोग्राफिकल डेवलपमेंट। ठीक है, कि वो ऐसे स्टेट में जाना प्रेफर करेंगे जहां पे ये गवर्नेंस सिस्टम जो है वो ज्यादा बेटर होंगे, तो ऐसे स्टेट से निकल कर ही जाएंगे ये कॉर्पोरेट जो है। नेक्स्ट, लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल रह जाएगा, कॉम्पिटेटिवनेस नहीं रहेगा। रेस्ट्रिक्ट करेगा पूल ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच दे कैन हायर। एंड लास्टली, स्टिफल इन्वेस्टमेंट, तो उससे वो जो विशियस साइकिल है वो शुरू हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो जॉब्स नहीं आएगी, जॉब्स नहीं आएंगी तो इनकम लो रहेगी, यानी एक विशियस साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने देख लेते हैं क्या क्या डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें ये चीज बोला था कि ये जो लेजिस्लेशन है फॉर सन ऑफ सॉइल वाज डिस्कस, तो कोर्ट ने ये एक्सप्रेस किया था कि सच प्रोविजन वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन इस चीज पे कोई एक्सप्रेस रूलिंग नहीं आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि माना था कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट ऐसा कोई जजमेंट नहीं पास किया था कि एक्सप्लिसिटली जो मेंशन कर रहा हो कि अगेंस्ट जा रहा है इक्वालिटी के। ठीक है, सो दिस वाज मतलब इतना इंपॉर्टेंट केस है भी नहीं इसके अंदर कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहीं पे भी मेंशन ऐसा नहीं किया कि ऐसा कर सकते हो कि ये नहीं कर सकते। हाउएवर, एक इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा सोहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें एक कैप लगाया गया था 50% का। और एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसकी बात की गई थी। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आते ये वाले केसेस, बट स्टिल रिजर्वेशन के टर्म्स में सबसे लैंडमार्क जजमेंट जो है वो यही है अभी तक। बाकी ये जो प्राइवेट जो है लॉ जो पास किए गए इसके अंदर अभी ये चल रहा है केस कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो जब जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। अभी के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यही हैं इसके अंदर। ठीक है, वे अहेड देख लेते हैं। पहला, ब्रिज करो रीजनल इनइक्वालिटी से। ठीक है, सेटिंग अप एजुकेशनल एंड स्किल इंस्टीट्यूशन इन बैकवर्ड एरिया, प्रमोट करो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ताकि अपने आप जॉब बढ़े। एंड लास्टली, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू इंडस्ट्री फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था कि उसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, उसमें गवर्नमेंट ये कर रहा था कि आप हायर करो नए इंडिविजुअल्स को और उनका जो ईपीएफ जो है या जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जो कर रहा था वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सो ये इस टाइप की स्कीम्स हम लोग और ला सकते हैं। तो इस टाइप की स्कीम्स लाने चाहिए रादर देन रिजर्वेशन देना इन प्राइवेट सेक्टर, वो थोड़ा सेंसलेस लग रहा है ज्यादा। सो ये था अबाउट प्राइवेट रिजर्वेशन। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसके अंदर? ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट सेंसस। ठीक है, अब बिहार जब इलेक्शन हो रहा था तब काफी न्यूज में था कि पॉलिटिकल पार्टीज वाउच कर रही थी कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, एंड बिहार पॉलिटिक्स में ये काफी डिमांड उठ रही है पिछले कुछ समय से। ठीक है, सो देखते कास्ट सेंसस क्या है। सो कास्ट सेंसस इज अ कास्ट वाइज टैबुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द सेंसस एक्सरसाइज। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है इसका। और अगर इसका हिस्टोरिकल प्रैक्टिस अगर हम लोग बात करें कभी हुआ है तो ये बैक इन 1931 हुआ था, उसके बाद ये कभी प्रैक्टिस में नहीं आया है। ठीक है,
सो इंडिपेंडेंस इंडिया में तो मतलब कभी नहीं आया है ये चीज, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं फेवर में और इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अभी करंटली जो हमारा सेंसस है उसके अंदर तो कास्ट का कॉलम नहीं होता है सेंसस के अंदर, बट अगर आता है तो फिर क्यों आना चाहिए वो देख लेते हैं। सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कास्ट सेंसस, तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑन कास्ट, ठीक है। सो हमारे पास ऑलरेडी और सर्वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये डेटा हमें मिलता है कास्ट वाला, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होगा या नेशनल सैंपल या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, तो उसके कई सारे सर्वेज होते हैं जिसके अंदर हम कास्ट बेस्ड जो डेटा है उसको उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फेवर करें, ठीक है, सो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा है, दे आर नॉट लाइक सेंसस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जैसे सेंसस के अंदर हर एक इंडिविजुअल का डेटा कॉम्प्रिहेंसिवली डलता है, ठीक है, वैसा सेग्रीगेशन हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या और जो सर्वे हो रहे हैं अभी तक उनके अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये एक इशू है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि हाँ कास्ट सेंसस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशनल चैलेंजेस है। तो चैलेंज नंबर 1 या एक प्राइम चैलेंज क्या रहता है कि कास्ट क्या है या कास्ट का क्लासिफिकेशन क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कंट्री के अंदर, ठीक है। और इसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया के अंदर वो डिफाइन करना शायद पॉसिबल ना हो पाए, तो ये ऑपरेशनल चैलेंजेस में आएगा, ठीक है। और अगेन जो लोग जाते हैं, जैसे जनरली टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाता है सेंसस करने के लिए, तो उनको भी शायद ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको भी नॉलेज नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो वो एक ऑपरेशनल चैलेंज है। लेकिन अगर फेवर में बात करें तो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस दैट सम सेंसस टेबल्स आर रिलीज 5 years और 7 years आफ्टर सेंसस इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है कि कई सेंसस के डाटा वो 5-6 साल बाद रिलीज होते हैं जब उनको प्रॉपरली प्रोसेस कर लिया जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती है इस टाइप की चीजें, तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगा, ठीक है। सो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक है उसको डिसइंटीग्रेट कर सकता है ये सब चीजें, ठीक है। अगर फेवर में बात करें तो दिस वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू लॉन्च टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट स्कीम्स, ठीक है। तो वो सब चीजों लॉन्च करने में हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला था इंदिरा साहनी केस में कि अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी बैक बाय सम डेटा, तो वो डेटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन देने में हेल्प करेगा। तो अफर्मेटिव एक्शन एक कीवर्ड है जो इसमें लिखना चाहिए अपने लोग को। नेक्स्ट राइज इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन, तो ये एक इशू क्रिएट करेगा कि ऑलरेडी हमारे पास 50% कैप लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इस टाइप का कास्ट सेंसस कराते हैं तो लोगों में कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, कास्ट कॉन्शियसनेस या मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, जिसके चलते हम देख सकते हैं और भी कास्ट जो है वो बोलेंगे कि हमें भी रिजर्वेशन दो, ठीक है। तो ये एक इशू रहेगा। लेकिन अगर हम फेवर में बात करें तो अप टू डेट कोई कास्ट डेटा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जिसके चलते हम लोग ये कह सके कि हाँ इस कास्ट को देना चाहिए इस कास्ट को नहीं देना चाहिए, तो अगर डेटा बनता है तो फिर वो रिजर्वेशन जो है रैशनलाइज हो सकता है, ठीक है। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट एंड इन फेवर। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या इसमें एंटीसीडेंट्स रहे। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 का, उसमें सेंटर के हवाले से ये बोला गया था कोर्ट के अंदर कि कास्ट वाइज एन्यूमरेशन इन द सेंसस has been given up as a matter of policy from 1951 and onwards, and thus castes other than SC/ST have not been enumerated, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि 1951 के बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमने कभी कास्ट सेंसस नहीं किया है। और इसके अलावा अगर हम रीजंस की बात करें जो गवर्नमेंट देती है, तो ओबीसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और उसके अंदर हम डिवाइड करना कास्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत डिफिकल्ट और कम्बरसम टास्क हो जाएगा, ठीक है। और दिस वुड बी फ्रॉड या वुड बी मार्क्ड बाय लॉट ऑफ इनएक्यूरेसीज या डाटा डिस्क्रिपेंसीज, तो वो एक इश्यू रहेगा, ठीक है। एंड अक्रॉस द स्टेट यूटीज और मतलब स्टेट और यूटीज के अक्रॉस जो ओबीसी स्ट्रक्चर है वो भी काफी वर्सेटाइल है, ठीक है। सो ये एक चीज होगा। एंड लास्टली इनएडिक्वेट नॉलेज है सब कास्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
ठीक है। तो ये सब इश्यूज रहेगा। तो अब वे फॉरवर्ड देख लेना। तो पहला हम अंडरस्टैंड करें यूटिलिटी क्या है कास्ट डेटा की। तो पहले तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, और फिर ड्यू डिलिजेंस होने के बाद हम लोग फिर इस पे फैसला करें कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम पार्लियामेंट्री कमिटीज या कोई कमीशन बना सकते हैं, वो अपना रिकमेंडेशन दे, फिर डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रीडिंग ऑल अवेलेबल डेटा। तो जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है एनएसओ या एनएचएफएस का, उसको ऑर्गेनिकली लिंक करें, ठीक है, और उससे देखें कि क्या क्या डेटा हम ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारी डिमांड वहीं से मीट हो जाए, ठीक है, और अगर नहीं मीट होती तो फिर आगे बात करें। नेक्स्ट, चेंज इन सेंसस टू मीट द डिमांड ऑफ द आवर, ठीक है। तो सेंसस को भी हम लोग थोड़ा सा और अजाइल बनाए, अजाइल इन द सेंस कि उसमें कुछ ऐसे कॉलम से टेबल से ऐड करें जिससे कि डेटा कैप्चर जो है वो और होलिस्टिक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। लो लास्टली कंक्लूजन क्या है? बिफोर अनदर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज कंडक्टेड, a stock taking of previous exercises should be done and उनसे lessons should be drawn कि क्या उनसे हमने गलतियां की है या उनसे क्या सीखा है। तो वो सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन विच आफ्टर ड्यू डिलिजेंस हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कास्ट सेंसस को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रिजर्वेशन। किसी को कुछ ऐड करना है क्या? मैं बोला था कि ट्रिपल टेस्ट याद है किसी को रिजर्वेशन में? उसमें था के मूर्ति में, के कृष्णा मूर्ति में। अच्छा ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट बेसिकली ये है कि बैकवर्ड क्लासेस को कितना रिजर्वेशन दे रहा है। तो उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं। पहला रहता है कमीशन होना चाहिए जिसकी थोड़ा इंक्वायरी रहना चाहिए फॉर जो भी क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। सेकेंड, फिर उसका लोकल बॉडीज में स्टेटस देखना होता है कि उतना है कि नहीं। एंड देन कम्स की 50% की जो लिमिट है, सीलिंग है, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, राइट। सो ट्रिपल टेस्ट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड जो भी लोकल बॉडीज है। खैर, कास्ट सेंसस को लेके एक और अभी एक कमीशन भी बैठा था ओबीसी को लेके, जिसका काम था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। किसी को याद किसकी थी? जस्टिस रोहिणी। जस्टिस रोहिणी, करेक्ट। सो अगर टाइम हो तो उसको जो मेंस दे रहे वो देख लेना। बाकी तो सबके लिए उसमें उतना ज्यादा है नहीं। उससे ज्यादा आप लोग उसके बजाय बंथिया कमीशन देख लेना, वो कास्ट सेंसस को लेके ही है ना, बंथिया कमीशन। हाँ ठीक है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अदर न्यूज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। तो पहला है एससी अपहोल्डेड 27% ओबीसी कोटा इन नीट, ठीक है। सो इनिशियली नीट के अंदर नहीं था, बट अभी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बाकी इतना आई डोंट थिंक कुछ रिलेवेंट लगा मेरे को ये आर्टिकल। सो बस ये देख लेना कि आर्टिकल 15 के अंदर और 15 के अंदर 15 का जो सब क्लॉज 4 है एंड सब क्लॉज 5 है, नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 का 1, ठीक है। आर्टिकल 15 वही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट उस चीज के बारे में। तो अगर कोटा दे रहा है तो वो इट इज नॉट रिगार्डेड एज एन एक्सेप्शन या इन कॉन्ट्रोवर्शन विद आर्टिकल 15, ठीक है। सो इतना ही था, इसमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, 1 year रिजर्वेशन इन तमिलनाडु, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने upheld the Madras High Court judgment to strike down तमिलनाडु रिजर्वेशन टू 1 year कम्युनिटी, ठीक है। तो अभी जो सर ने ट्रिपल टेस्ट की बात किया वही इसमें इन्वोक किया गया था एक्चुअली। सो पहले तो हमें पता है इंदिरा साहनी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 50% का कैप है रिजर्वेशन का, लेकिन जो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है वो इसमें एक एक्सेप्शन है। उन्होंने ऑलरेडी 50% के मार्क को ब्रीच कर रखा है, ठीक है। सो वो ऑलमोस्ट शायद 60% के आसपास है, तो बहुत ऊपर है, और इसको 9 शेड्यूल में डाला गया था। लेकिन अभी शायद सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई जजमेंट आया नहीं है सच, ठीक है। तो अभी तक तो ये चल ही रहा है, ठीक है। सो रिजर्वेशन 69% का है तमिलनाडु के अंदर, ये याद रखें। नेक्स्ट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? तो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को 14, 15, 16 एंड 29 एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। इंदिरा साहनी केस में भी केस इन पॉइंट है, तो वो याद रखना। upheld the state competence. The Supreme Court held 2021 Act and its percentage of reservation unconstitutional. It upheld legislative competence of state. मतलब state
सब क्लासिफाई कर सकता है, वो चीज अलाउड है। लेकिन आप वो जो बिना किसी टेस्ट के आप सीधा उनको वो रिजर्वेशन दे रहे हो, तो बेसिकली इसमें ये चीज हुआ था कि उन्होंने कमेटी बिठाई थी रिजर्वेशन देने के लिए AIADMK ने, और पॉसिबली ये शायद एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी कह सकते हो, पॉपुलिस्ट पॉलिसी इन द सेंस कि वो चाहते थे कि इलेक्शन में फायदा हो जाएगी ये रिजर्वेशन देके। तो ये कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था 1 ER कम्युनिटी को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे इसको स्ट्रक डाउन किया, मतलब पहले हाई कोर्ट ने एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सेम चीज को अपहेल्ड किया कि आपने कमीशन के आने से पहले, कि कोई डेटा ही नहीं था, आपने पहले रिजर्वेशन दे दिया, तो इसके लिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। बाद में ये कमीशन का डेटा भी आया था, तो उन्होंने बोला था कोई रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं कॉपरेटिव्स पे। सो कॉपरेटिव्स अभी इसलिए न्यूज में बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजन को। तो कोई बता सकते हैं इसमें डॉक्ट्रिन कौन सा यूज हुआ था? हम बहुत सारे जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं कि कुछ पार्ट इसका स्ट्रक डाउन कर दिए, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो अभी भी फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। सो सेवरेबिलिटी क्या होता है? आप कुछ पार्ट स्ट्रक डाउन कर रहे हो लेकिन बाकी पार्ट चलता रहेगा। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि सेंटर के पास ये पावर नहीं थी कि वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दे, ठीक है। तो कॉपरेटिव्स बनाना वो स्टेट का लॉ था, लेकिन मल्टी स्टेट जो कॉपरेटिव्स थे वो सेंटर के अंडर आते हैं, तो वो चीज लॉफुल है, ठीक है। तो ये चीज बोला गया था। अभी इसके अंदर रिकमेंडेशंस आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की, ठीक है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम प्रूडेंस या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है प्रोग्राम नेशनल लेवल पे, उनको इस तरीके से बना सकते हैं कि दे डू नॉट इम्पेंज अपॉन द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि वो स्टेट के जो ज्यूरिडिक्शन है उनके साथ इन्फ्रेंज ना करे। एक नेशनल न्यू कॉपरेशन पॉलिसी ला सकते हैं, ठीक है, आफ्टर वाइडर कंसल्टेशन। तो जनरल से प्रोविजन है, ये सब रिकमेंडेशन थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? तो पहले ये पता होना चाहिए, दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स और जॉइंट हैंड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इंट्रो के तौर पे आप यूज कर सकते हो। सो ये लोग सामने आते हैं, ठीक है, रिसोर्स को पूल करते हैं और उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं जिससे सब जो भी मेंबर्स है उस कोऑपरेटिव के सबका भला हो, ठीक है। सो इन कोऑपरेटिव पीपल कैन एंटर इट एज पर देयर विश एंड दे आर फ्री टू लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी बट दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने हिसाब से आ सकते जा सकते, लेकिन अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कंपनी में हो सकता है कि आप अपने शेयर बेच के निकल जाते हो, लेकिन ये कोऑपरेटिव्स में नहीं होता है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल की बात करो तो अमूल हो गया, इंडियन कॉफी हाउस हो गया, सेवा हो गया गुजरात का, ठीक है, ये कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। सो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली यही चीज इनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड आर्टिकल 19(1) का सी, ठीक है। 19(1) का सी जो है वो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, ठीक है। तो एसोसिएशन के अंदर ही इसमें चेंज किया गया था और बोला गया था कि कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आर्टिकल 43B के अंदर भी 43 ऐड किया गया था। 43 जब भी कैपिटल बी लिखा हो ना किसी भी आर्टिकल के पीछे, इसका मतलब वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। सो अमेंडमेंट किया गया था एंड पार्ट 9 भी ऐड किया गया था, ठीक है। सो आई थिंक उसमें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्या इनके मतलब है, ये तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो गवर्नेंस की बात करें तो कोऑपरेटिव जो है 7th शेड्यूल में आता है, ठीक है। 7th शेड्यूल का अगर मल्टी स्टेट की बात करें तो वो सेंटर के अंडर आएगा, एंड सिंपली स्टेट का बात करें तो वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल क्या है? पहला है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, कंसर्न्स फॉर द कम्युनिटी, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल एंड मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स होते हैं कोऑपरेटिव के। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अनल पार्ट ऑफ द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच गवर्न्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द गवर्नमेंट, तो कोऑपरेटिव को स्टेट सब्जेक्ट बोला था। हेंस 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऐसा प्रोविजन
जो स्टेट ने रेटिफाई नहीं किया। मतलब अगर आप स्टेट के ऊपर लॉ ला रहे हो, स्टेट के किसी सब्जेक्ट पे, तो इट शुड बी रेटिफाइड बाय द स्टेट। तो स्टेट ने रेटिफिकेशन नहीं दिया था इसके अंदर, तो इसलिए स्ट्रक डाउन किया गया था। लेकिन मल्टी स्टेट वाला जो पार्ट है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कॉपरेटिव्स का इन द मिलेव, इन सोशो इकोनॉमिक मिलेव ऑफ द कंट्री? तो पहला, सोशल कोहेजन बढ़ाता है, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका एक सोशल कोहेजन बढ़ता है। सोशल एम्पावरमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल राइट्स मिलते हैं, बार्गेनिंग पावर मिलती है पुअर्स को, नए लीडर्स आते हैं उभर के, ठीक है। प्रमोटिंग मॉरल प्रिंसिपल्स लाइक यूनिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ऑर्डर, कॉपरेशन एक्सेट्रा अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आ रहे हैं चैलेंजेस के ऊपर, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जनरल चीजें पता थी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहला, एक तो गवर्नमेंट की ओर से हम बोलते हैं कि हिंड्रेंस रहता है या इंटरफेरेंस रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था, मतलब वहां पे तो बनता भी है कि घोटाला कर रहे हैं तो वहां पे तो आना ही चाहिए, लेकिन कई बार गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरवेंशन होता है इन कॉपरेटिव्स के अंदर, जो इनकी, हमने पढ़ा ना प्रिंसिपल, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होना चाहिए, तो उस मूल सिद्धांत या मूल प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई बार डिसाइड कर देती है कि बोरिंग कैसे होना चाहिए, मेंबर्स कैसे होने चाहिए, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉपरेटिव्स। तो जनरली ये कॉपरेटिव्स होते हैं, इनको लीड कोई ना कोई पावरफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी कर रहे होते हैं, जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, और फिर वो उन कॉपरेटिव्स को उस हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनिंग इनकी डेमोक्रेटिक नहीं होती है, क्वारल्स, राइवलरी बहुत आम होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्यूड पेनिट्रेशन है, यानी अगर अक्रॉस इंडियन ज्योग्राफी देखोगे तो एक स्पेशियल डिसोरिएंटेशन या स्क्यूड पैटर्न देखने को मिलता है कि ज्यादातर स्ट्रांग है वेस्टर्न इंडिया में, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें ज्यादा स्ट्रांग है। वेरएज इन स्टेट्स लाइक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां पे बहुत नेग्लिजिबल इनका प्रेजेंस है या कोई नेग्लिजिबल पावर है। नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज है, ठीक है। सो बहुत स्मॉल साइज रहता है और उसमें भी बहुत सिंगल पर्पज रहते हैं, ठीक है। तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट, ऑपरेशनल चैलेंजेस है, तो ऑडिट मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं होता, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, कोऑपरेटिव डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते। एंड लास्टली, फंक्शनल वीकनेस है, तो एब्सेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब वो कोऑपरेटिव बनता है और वो उसी जगह पे लिमिटेड रह जाता है, वो स्केल अप नहीं कर पाता, वो एक इश्यू है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। सो वो चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस और फंक्शनल वीकनेस इंटर रिलेटेड है। सो दिस वाज अबाउट इट। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाया है, ठीक है। सो उसका आइडिया ये है कि हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें सो एज टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो सक्सेसफुल एग्जांपल्स जैसे अमूल वगैरह हो गए, जैसे हम और भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये रेगुलेट किसको करेगा? तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसको रेगुलेट करेगा, एंड साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और ये जो अवेयरनेस है इसके रिगार्डिंग, इस चीज को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो पहला, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ठीक है। इनका जो इंटरनल फंक्शनिंग है इसको डेमोक्रेटिक बनाओ, प्रमोट करो मल्टीपर्पज सोसाइटी, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, इंप्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ठीक है। जैसे उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ले आओ, उनको रेगुलरली जो अपना एसेट है या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पब्लिक करना चाहिए, ताकि सभी लोग को पता रहे कि कैसे फंक्शन कर रहा है, एंड स्क्रूटनाइज कर सकते हैं वो लोग, या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। लास्टली, कंक्लूजन क्या है? सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव वुड मीन success of the best half of the marginalized section of Indian, particularly the rural Indian. Okay. Therefore, it is necessary to ensure the autonomous and democratic function of cooperatives by ensuring accountability of the management to the members and stakeholders. Okay. So, this was about cooperatives. किसी को कुछ ऐड करना? सर इसमें बेटर कंक्लूजन ये हो सकता है ना, गांधीयन प्रिंसिपल से लिंक कर सकते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल मासेस कर सकते हैं, एंड एक और जो क्या था वो डीपीएसपी आर्टिकल, उससे कंक्लूड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। करेक्ट, गांधीयन कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर आई थिंक दीनदयाल उपाध्याय का मैंने अंत्योदय वाला कॉन्सेप्ट देखा था, तो वो कुछ भी आपको दोनों का मतलब इन द एंड वही है, गांधीयन ग्राम स्वराज वाला या फिर विलेज रिपब्लिक वाला जो है, एंड जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, इसको अचीव करना है, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस अचीव करना है,
तो कोऑपरेटिव प्ले क्रूशियल रोल, ऐसा लिख सकते हैं। एक और डेटा भी डाल सकते हैं कि आई थिंक 31% इंडिया सिर्फ अर्बन है अभी, तो 70% आसपास, 68% कुछ रूरल एरिया है, वहां पे कोऑपरेटिव नेसेसरी है, ऐसा कुछ। करेक्ट। बाकी ये मिनिस्ट्री का जो मैंडेट है ना, इसको भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो। ये विजन है मिनिस्ट्री का, तो ये भी कंक्लूजन के तौर पे डाल सकते हो कि डीपन करें इसको, एंड जनरल पॉलिसी जो है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की, इसको इंश्योर करें। ठीक है, सो ये भी आप यूज कर सकते हो इसमें। ऑलराइट, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। कल फेडरलिज्म वाला जो पार्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे।